अर्पिता अपना षड्यंत्र रचकर नीचे वापस पार्टी में आ गई थी। उसे बस उस पल का इंतजार था जब देवीना वो फटा हुआ ड्रेस पहनकर नीचे पार्टी में आई और उसकी जमकर बेइज्जती हो। वो चाहती थी कि मेहमानों के साथ युवराज दीवान को भी ये पता चले कि देवीना कितनी जंगली और असामाजिक लड़की है। युवराज दीवान अपने कपड़े बदलकर वापस पार्टी में शामिल हो गया था। उससे लोग ऐसे मिलना चाहते थे जैसे मधुमक्खी छत्ते से मिलती है, लेकिन युवराज के बाउंसर्स उसे घेर के खड़े थे, जिससे कि कोई भी इंसान उसकी परमिशन के बिना उससे बात भी नहीं कर सकता। युवराज को अकेला खड़ा देख अर्पिता ने इससे अच्छा मौका बनाने की कोशिश की। अर्पिता ने बिना समय गवाए स्टेज पर चढ़कर माइक अपने हाथ में लिया और अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सभी का ध्यान यहाँ चाहूंगी। मुझे बताते हुए बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे बीच आज इस पार्टी में दीवान ग्रुप ऑफ कंपनीज के वारिस युवराज दीवान मौजूद हैं। प्लीज आप सभी उनके लिए एक जोरदार ताली बजाएं। सभी मेहमान तालियों से युवराज का अभिवादन करते हैं। अर्पिता अपना अनाउंसमेंट जारी रखती है। मैं व्यक्तिगत रूप से मिस्टर युवराज दीवान को धन्यवाद करना चाहूंगी। उन्होंने अपनी बिजी स्केड्यूल में से समय निकाला और मुझे विश करने मेरे बर्थडे पार्टी में आए। अर्पिता को लग रहा था कि उसके अनाउंसमेंट से युवराज और बाकी सारे मेहमान उससे इम्प्रेस हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेहमान तो अर्पिता की बातों से इम्प्रेस हुए, लेकिन युवराज को अर्पिता के ऊपर चिढ़ा रही थी। वो उसकी बकवास से परेशान हो रहा था। वो सिर्फ इसी सोच में था कि क्या सच में वो जंगली लड़की मुझसे कुछ और मांगना नहीं चाहती? क्या वो लड़की बहुत बेवकूफ है, क्या कुछ ज्यादा ही समझदार? और वो अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? उसी पल अर्पिता के पास उसकी एक नौकरानी आती है और वो कहती है, देवीना अपने कमरे से निकल गई है मैडम, और वो नीचे पार्टी में आ रही है। अर्पिता के मन में एक और षड्यंत्र का आइडिया आता है। उसके चेहरे पे अपना आइडिया सोच के एक तीखी मुस्कान आ गई थी। उसने बिना समय गवाए तेज चलना शुरू करा और वो फोकस लाइट मैनेजर के पास गई। उसने फोकस लाइट मैनेजर से कहा कि फोकस लाइट मैंशन की सीढ़ियों की ओर घुमा दो, जिससे कि देवीना जब भी उतर के आएगी तो सबका ध्यान उसी पर जाएगा, और युवराज दीवान का भी। जब युवराज और सारे मेहमान उस जंगली को फटे कपड़े में देखेंगे तब उनको समझ आएगा कि वो इस घर में रहने के काबिल नहीं है। पूरी की पूरी फोकस लाइट अब सीढ़ियों के ऊपर थी और अर्पिता को अब इंतजार था अपनी सौतेली बहन का सीढ़ियों पर आने का। तभी अर्पिता माइक से अनाउंसमेंट करती है, आज एक और खुशी की बात है। मेरी सौतेली बहन आज 10 साल बाद घर वापस आई है और वो बस सीढ़ियों से नीचे उतरने ही वाली है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी उसका दिल से अभिवादन करें। सारे मेहमान ताली बजाने लगते हैं कि तभी हील्स की कड़कती आवाज सबको सुनाई देती है। टक टक टक। सारे मेहमान और युवराज बड़े ही ध्यान से सीढ़ियों की ओर देखने लगते हैं कि तभी फोकस लाइट में एक बहुत ही नाजुक हील पहना हुआ पांव का पंजा दिखता है। उस लड़की की एड़ियां इतनी खूबसूरत और नेचुरल थी मानो किसी हिरनी के पांव हो। जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ती है, उसकी कमर फोकस लाइट में दिखाई देती है। उसकी कमर के घुमाव इतने सटीक थे जैसे किसी नक्काशी करने वाले ने उसको तराशा हो। जैसे ही वो और थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसका सीना और गला दिखाई देता है। उसके स्तन उभरे हुए थे और गला किसी मोरनी की तरह दिख रहा था। सारे मेहमान अब इस लड़की को पूरी तरीके से देखने के लिए उत्सुक हो रहे थे। जैसे ही वो लड़की आगे बढ़ी तब सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। एक बहुत ही नायाब ड्रेस पहनी एक हूर की परी जैसी देवीना वहां खड़ी थी। उसकी आंखें सुरमई, उसकी जुल्फें नागिन की तरह गहरी और काली, और उसके चेहरे का रंग चंद्रमा जैसा चमक रहा था। सारे लड़के देवीना को देखकर लार टपका रहे थे। युवराज दीवान को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की है जो कुछ समय पहले किसी जंगली मुगली की तरह लग रही थी। देवीना ने पूरे आत्मविश्वास के साथ पार्टी में प्रवेश करा। सारे मेहमान उसके अभिवादन के लिए उसे घेर के खड़े हो गए थे। सब उसकी सुंदरता के कायल हो गए थे और सभी को ये लग रहा था कि देवीना की दोस्ती युवराज दीवान के साथ थी, इसीलिए वो सब देवीना से अपनी निकटता बढ़ाना चाहते थे। भावना भी देवीना को देख के शॉक थी। वो उसकी बहन ईशा से कई ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी।
ऐसी खूबसूरती से वो उसकी बेटी अर्पिता को भी हरा सकती थी। भावना ने तभी युवराज दीवान की तरफ देखा। वो भी देवीना को घूर घूर कर देख रहा था। वहीं दूसरी ओर अर्पिता के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसका षड्यंत्र उस पर ही भारी पड़ रहा था। देवीना को लोगों से घिरा देख अर्पिता गुस्से से लाल हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि देवीना ने कैसे उन कटे फटे कपड़ों को एक नायाब ड्रेस में बदल लिया था, और उसे ये भी नहीं पता था कि देवीना नहाने और ये कपड़े पहनने के बाद इतनी खूबसूरत लगेगी। तभी देवीना अर्पिता के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है, धन्यवाद बहन, इतनी खूबसूरत ड्रेस मुझे देने के लिए। देखो मैं इसमें कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। क्या परफेक्ट फिट आया है इस ड्रेस का मुझ पर। अर्पिता देवीना की बात सुनकर अंदर से उबल रही थी कि तभी देवीना उससे कह उठती है, अगली बार जब तुम मुझे ऐसा गिफ्ट दो तो याद रखना, तुम्हें बदले में मेरी तरफ से रिटर्न गिफ्ट जरूर मिलेगा। ये कहकर देवीना वहां से आगे निकल जाती है। ये सारी बातों को सुनकर उसका गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उसे चक्कर आने लगे थे और वो चक्कर खाकर नीचे गिर गई थी। जैसे ही वो जमीन पर गिरी, जोर से एक धड़ाम की आवाज आई। उसके सिर पर बालों में लगे क्लिप्स अस्त व्यस्त हो गए थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके बाल उसके चेहरे पे आके बिखर गए थे। अर्पिता! भावना चिल्लाते हुए तुरंत मंच पर पहुंच गई थी। भावना अपनी बेटी के लिए चिंतित थी, लेकिन फिर भी वह देवीना से बदला लेना नहीं भूली। उसने जानबूझकर चलते हुए जोर से देवीना को अपने कंधे से धक्का दिया था। देवीना ने 10 सेंटीमीटर ऊंची हील पहनी हुई थी और वो मंच के किनारे पर खड़ी हुई थी। वो नीचे गिरने ही वाली थी कि तुरंत रक्षात्मक हो गई और उसने अपना सर हाथों से ढक लिया था, जिससे कि उसे सर पे कोई चोट ना आए। देवीना को अचानक आश्चर्य हुआ कि वह जमीन पर नहीं गिरी जैसे कि उसे उम्मीद थी, क्योंकि बड़े हाथों की एक जोड़ी ने उसकी पतली पीठ को मजबूती से सहारा दिया था और उसका दूसरा हाथ उसके कमर के चारों ओर लिपटा हुआ था। जब देवीना दोनों पैरों पर मजबूती से खड़ी हो गई तो उसने अवचेतन रूप से उन हाथों की ओर देखा। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि युवराज दीवान था। उसने देखा कि एक शांत सुंदर चेहरा उसे देख रहा था। इतने ऊंचे हील्स पहनकर तुम क्या गिरकर मरना चाहती हो? ऐसा नहीं था कि देवीना ने उन हील्स को चुना था। देवीना ने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन वो पीछे हट गई क्योंकि युवराज के इरादे अच्छे थे। यदि वो नहीं होता तो वो बुरी तरह से गिर जाती। देवीना युवराज को धन्यवाद कहने ही वाली थी कि तभी देवजीत रॉय उसके पास आ गया। बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? मैं अभी तुम्हारी मदद करने आ ही रहा था, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर युवराज तुमको मुझसे पहले गिरने से बचा लेंगे। मिस्टर युवराज तुम्हारे प्रति कितने दयालु हैं। देवजीत के स्वर में नरमी थी और उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। देवजीत रॉय ने अर्पिता की ओर देखा भी नहीं था, जिसे सभी लोग अभी ऊपर ले जा रहे थे। देवीना को इस बात में बहुत दिलचस्पी महसूस हुई। उसे लगभग विश्वास हो गया था कि देवजीत वास्तव में एक अच्छा पिता है जो अपनी बेटी से प्यार करता है। देवीना को वास्तव में ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ, जो बिल्कुल परफेक्ट थी, उसने देवजीत जैसे आम इंसान को अपना पति क्यों चुना। उसे बहुत सारी बातों पर शक होने लगा था और वो इन सारे राजों पर से पर्दा उठाना चाहती थी। तभी देवीना ने कहा, पापा मैं ठीक हूँ, बेहतर होगा कि आप ऊपर जाएं और आपकी दूसरी बेटी को देखें। वो किसी कारण से अचानक बेहोश हो गई है, लेकिन मुझे लगता है वो ठीक ही होगी। देवजीत ने देवीना से कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं जाकर अर्पिता को देखता हूँ। मैं आप दोनों को परेशान नहीं करूंगा, बस मिस्टर युवराज आप इसे अपना घर ही समझें। ये सुन युवराज ने बाहें चढ़ा दी। मेरा घर? युवराज ने मन ही मन में सोचा, क्या रॉय परिवार इस लायक भी है? उसने देवीना की ओर देखा, लेकिन उसने देवजीत को कुछ भी व्यंग्यात्मक नहीं कहा। देवजीत के जाने के बाद युवराज ने देवीना से कहा, मैं यहाँ किसी पार्टी में शामिल होने के लिए नहीं आया हूँ। मैं फिर से तुम्हें पूछना चाहता हूँ, क्या सच में तुम्हारी कोई और विश नहीं है? देवीना को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो युवराज को कैसे हैंडल करे। वो पहले ही अपने घर की पहेलियों को सुलझाने में लगी हुई थी और अब युवराज के ये सवाल। मेहमानों और उसके परिवार वालों की प्रतिक्रियाओं से साफ था कि युवराज देश का बिग शॉट था। लेकिन उसने खुद से पूछा, जब वे आइलैंड पर थी तो उसने कुछ खास नहीं किया। उसने वही किया जो मेडिसिन का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को करना चाहिए था, सिवाय एक चीज के, उसके साथ सोना।
लेकिन वह इस बात को भूलना पसंद करना चाहती थी, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। देवीना ने दृढ़तापूर्वक और गंभीरता से कहा, युवराज, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है। देवीना की बात सुनकर युवराज की भौहें अचंभे से सिकुड़ गई थी। लड़की, क्या तुम जानती हो कि तुम क्या स्वीकार कर रहे हो? दीवान परिवार से मन्नत मांगने का सपना लाखों लोग देखते हैं और किसी नसीब वाले को ही ये मौका मिल पाता है, लेकिन ये मूर्ख लड़की उसे बार बार मना कर रही थी। युवराज वास्तव में इस बेवकूफ लड़की का सिर खोलकर देखना चाहता था कि क्या अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं है। देवीना को थोड़ा अजीब लगा था कि युवराज उसे बार बार इतनी गंभीरता से एक विश मांगने के लिए क्यों कह रहा था। उसने कंधे उचकाए और कहा, मैंने तुम्हारा प्रस्ताव अस्वीकार किया और मैं कोई लड़की वड़की नहीं हूँ, समझे मिस्टर? अच्छा, तो कौन हो तुम? युवराज ने पूछा। मैं देवीना हूँ। ओके, मैं समझ गया। तुमने अभी भी ये नहीं कहा कि तुम चाहती क्या हो। देवीना ने बस मजाक में कहा, अगर तुम मेरी दयालुता का बदला ही चुकाना चाहते हो तो ठीक है, खुद को मेरे नाम कर दो। अब युवराज की बारी थी और उसे नहीं पता था कि उसे देवीना के सवाल पर क्या कहना है। माहौल थोड़ा ठहरा हुआ सा लग रहा था। देवीना ने सूखी खांसी खांसते हुए कहा, सुनो, मैं मजाक कर रही थी, हाँ, इसलिए भूल जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। युवराज अचानक से बीच में बोला। क्या? देवीना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और चौंक कर पूछा, क्या कह रहे हो तुम? युवराज ने धीमे स्वर में कहा, मुझे वापस जाकर अपने परिवार के साथ तुम्हारी इस इच्छा पर गंभीरता से बात करने की जरूरत है, क्योंकि ये अकेले मेरी इच्छा नहीं है। रुको! देवीना की आंखें आश्चर्य और निशब्दता से फैल गई थी। मैंने जो कहा उसे तुम गंभीरता से मत लो। मैंने तुमसे कहा था कि ये सिर्फ एक मजाक था। कभी कभी चुटकुलों के पीछे सच्चाई होती है, युवराज ने जवाब दिया। अरे मैं सचमुच मजाक कर रही थी, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, देवीना ने ऊंचे स्वर में कहा। युवराज की आंखों में भ्रम था। क्यों? कोलकाता क्या, पूरे भारत की लड़कियां मुझसे शादी करना चाहती हैं। अच्छी बात है, लेकिन इसमें मैं शामिल नहीं हूँ, देवीना ने अपना मुंह घुमाते हुए कहा। वैसे भी मैं तुम्हें बाद में जवाब दूंगा, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ। ये कहकर युवराज वहां से चला गया और उसके बॉडीगार्ड्स ने उसे घेर लिया। अरे रुको रुको, चलो इस पर बातचीत करते हैं। देवीना ने युवराज को रोकने की कोशिश की। देवीना ने उसका पीछा भी किया, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने उसे रोक लिया था। सॉरी मिस, कृपया रुकें, बॉडीगार्ड ने उससे कहा। अब नहीं, मुझे साफ साफ उनसे कुछ कहना है, देवीना ने विनती की। बॉडीगार्ड्स वहां से बिल्कुल नहीं हटे। ये स्पष्ट था कि युवराज दीवान की अनुमति के बिना कोई भी उससे संपर्क नहीं कर सकता था। कुछ ही पल बाद देवीना ने युवराज के हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखा। वह परेशान थी कि क्या यह आदमी सचमुच उसके मजाक को गंभीरता से ले सकता है। देवीना की परेशानी कुछ समय में दूर हो गई जब उसने सोचा कि कोई भी आदमी इतनी आसानी से इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकता। शायद वो उसे डराने के लिए वो सारी बातें कर रहा था। तभी उसकी नजर रॉय मैंशन के बोर्ड पर पड़ी और उसने सोचा कि इतना बड़ा हमारा सरकार परिवार अब रॉय परिवार कैसे हो गया। ये घर जायदाद जिस पर उसकी माँ और दादी का हक था, अब वो एकाएक उसके पिता का कैसे हो गया। तभी घर के अंदर से जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। ये किसके चिल्लाने की आवाज हो सकती है? युवराज और देवीना का क्या होगा? क्या अर्पिता देवीना को स्वीकार कर पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।